भोला उम्र 40 की हो चली थी। पूरा जीवन अपने बूढ़े माता पिता की सेवा में गुजार दिया। न शादी हुई, न खुशियां देखी, बस दिन रात मेहनत और तंगी। हे भगवान, आज फिर से बर्तन बेचने जाना है। पता नहीं आज कुछ बिकेगा भी या नहीं। भोला की हालत अब बेहद खस्ता थी। कपड़े फटे हुए, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरा जैसे जिंदगी की थकान से ढक गया हो। जिस घर में कभी माँ की हंसी गूंजती थी, अब वहाँ सन्नाटा और अकेलापन बसता था। हे भगवान, अब तो बस तू ही देख ले, कभी तो इस गरीब पर भी रहम कर। वो मिट्टी के बर्तन बनाता, गांव-गांव बेचने निकल जाता। कभी घर का चूल्हा जलता, कभी नहीं, कभी भूखा सो जाता, पर हर सुबह वही उम्मीद लेकर उठता, शायद आज मेरी किस्मत बदल जाए। सूरज की तपिश बढ़ रही थी, लेकिन उसके गले से वही पुरानी पुकार निकल रही थी। बर्तन ले लो, नए मजबूत बर्तन ले लो। अरे भोला, ये मटका कितने का दे रहे हो? बहन जी, बस 2 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। मिट्टी भी बढ़िया है, साल भर चलेगा। इतने में बगल के घर से हरिया आता है। अरे बहन जी, इस भोला के बर्तन तो 2 दिन में टूट जाते हैं। आप मेरे से लीजिए, सस्ते भी हैं और मजबूत भी। औरत झिझकते हुए भोला की तरफ देखती है, फिर हरिया के पास चली जाती है। भोला की आंखें बस उसे जाते हुए देखती रह गईं। उसके होठों से आवाज भी नहीं निकली। वो बस वहीं खड़ा रह गया, अपने बचे हुए बर्तनों के साथ। लगता है आज भी खाली पेट रहूंगा। उस दिन भी उसका एक भी बर्तन नहीं बिका। धूप ढल गई, पर उसकी किस्मत अभी भी अंधेरे में ही थी। धीरे धीरे उसके माँ बाप को गुजरे पूरे 6 महीने हो चुके थे। घर की दीवारों पर अब भी उनकी यादें बसती थीं, और भोला का दिल अब पहले से भी ज्यादा खाली था। एक दिन जब वो बाजार से लौट रहा था, तो 2 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, ये भोला तो रोज अपने बर्तन लेकर आता है बेचने के लिए, पर बिकता तो इसका एक भी नहीं। जब इसके बर्तन बिकते ही नहीं तो अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाता होगा। दोनों जोर से हंसते हैं। भोला वहीं पास में खड़ा सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। खिलाएगा तब ना, जब इसकी कोई पत्नी होगी। भोला की किस्मत जैसे अब उसके साथ मजाक कर रही थी। लोगों की हंसी उसके दिल को चीर रही थी, लेकिन वो चुप था, हमेशा की तरह। कुछ दूरी पर बैठे मुखिया जी ने सारी बातें सुन ली। अरे ये लोग भी ना किसी का भी मजाक उड़ाने में जरा सा भी शर्म नहीं करते। भोला बेटा, तू विवाह क्यों नहीं कर लेता? विवाह? मुखिया जी, आप जानते ही हैं, कभी पेट भर खा लूं वही बहुत है। भला मेरे जैसे आदमी से कौन अपने बेटी का विवाह करेगा? मुखिया जी कुछ पल चुप रहे। हवा में सन्नाटा था। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ऐसा क्यों नहीं करता तू? घनश्याम काका की बेटी सरला से विवाह कर ले। वो चल नहीं सकती तो क्या हुआ, कम से कम तेरे लिए खाना तो बना देगी। उसकी ऐसी हालत की वजह से उसका भी विवाह नहीं हुआ, और तेरी भी उम्र तो उसी के बराबर है। सरला? हाँ, मैंने उसे देखा है गांव के मेले में, हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो बस फिर तय रहा, दोनों की उम्र भी बराबर है और दोनों अकेले हो, एक दूसरे का सहारा बन जाएं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है मुखिया जी, अगर आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मुखिया जी के चेहरे पर सुकून था, और भोला की आंखों में पहली बार चमक। कुछ दिनों बाद
भोला और सरला का विवाह हो गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। भोला अब पहले से थोड़ा सुकून में था। हर दिन बर्तन बेचकर शाम को घर लौटता, जहां सरला मुस्कुराकर उसका इंतजार करती थी। उस दिन भी वही हुआ। भोला बर्तन बेचकर लौट रहा था और घर के लिए कुछ लकड़ियां लेने जंगल की ओर मुड़ गया। सूरज ढल चुका था, पेड़ों की छाया जमीन पर फैल रही थी। ये कैसी आवाज है? कोई बच्चा रो रहा है क्या? वो जल्दी से उस दिशा में दौड़ता है। थोड़ी दूरी पर उसे एक छोटी बच्ची दिखती है, जमीन पर कपड़े में लिपटी रो रही है। अरे, ये तो एक नन्ही बच्ची है। वो झुककर उसे गोद में उठाता है, धीरे से झुलाने लगता है। अरे चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। तेरे माँ बाप कहाँ गए? कोई है वहाँ? किसकी बच्ची यहाँ रो रही है? पर चारों ओर सन्नाटा था, ना कोई आवाज, ना कोई जवाब, बस हवा की सरसराहट और उस बच्ची की हल्की सिसकियां। वो सोचता है, कौन इतना बेरहम हो सकता है जो इस नन्ही जान को यहाँ छोड़कर चला जाए। धीरे धीरे वो घर पहुंचता है। सरला भोला को देखकर मुस्कुराती है, फिर बच्ची को देखकर चौंक जाती है। अरे भोला, ये बच्ची कहाँ से लाए? जंगल के रास्ते में मिली थी। आसपास देखा पर कोई नहीं था, शायद किसी ने छोड़ दिया है। और इसके गले में देखो, एक माला भी है। कितनी प्यारी है भोला। वैसे भी हमारी कोई संतान नहीं होगी, तो भगवान ने भेजा है इसे हमारे लिए। पता नहीं किसकी बच्ची है सरला। हो सकता है कल कोई इसे ढूंढते हुए आ जाए। अगर कोई आया तो हम उसे लौटा देंगे, पर अगर नहीं आया तो ये हमारी बेटी होगी। सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगली सुबह ये खबर मुखिया जी के कानों तक भी पहुंच गई। अरे भोला बेटा, सुना है तुझे जंगल में कोई बच्ची मिली है? हाँ मुखिया जी, सच है। कल शाम अकेले जंगल में पड़ी थी। बहुत ढूंढा पर कोई नहीं मिला। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं इसका। देखो भोला, अगर इस बच्ची के माँ बाप मिल जाएं तो ठीक है, उसे उनके पास लौटाना ही सही होगा। लेकिन अगर कोई नहीं आता तो समझ लेना ये बच्ची अब भगवान का तोहफा है। तुम दोनों की किस्मत में शायद यही बेटी लिखी थी। क्योंकि तुम तो पिता बन नहीं सकते, तो अब इसे ही अपना बच्चा मान लो। भोला और सरला एक दूसरे को देखते हैं। आंखों में भावनाएं हैं, शब्द नहीं। मुखिया जी के शब्द उनके दिल में उतर जाते हैं। इतना कहकर मुखिया जी उठे, भोला के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन इस बच्ची को कोई ढूंढने नहीं आया। अब वो बच्ची उनके घर का हिस्सा बन चुकी थी। भोला हंसते हुए बच्ची को गोद में उठाता है। सरला मुस्कुराती है। सरला, लगता है अब तो भगवान ने सच में हमें बेटी दी है। हाँ भोला, अब ये हमारी ही बिंदिया है। देखो तो इसकी आंखें कैसे चमक रही हैं, बिल्कुल सुबह की ओस जैसी। और इस तरह वो नन्ही बच्ची जो कभी जंगल में अकेली मिली थी, अब भोला और सरला की बेटी बन गई, उनकी बिंदिया। कुछ दिन बीत गए थे। भोला और सरला की जिंदगी अब बिंदिया की हंसी से भरी हुई थी। पर एक दिन शाम को अचानक सब कुछ बदल गया। भोला देखो ना, बिंदिया का बदन तो जल रहा है, आंखें भी नहीं खोल रही। हे भगवान, ये तो बेहोश है सरला। इसे अभी वैद्य जी के पास ले जाना होगा। भोला ने तुरंत छाता उठाया, बिंदिया को कपड़े में लपेटा और तेज कदमों से वैद्य जी के घर की ओर चल पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी, हवा तेज थी,
पर भोला की चाल नहीं रुकी। उसके लिए बस एक ही बात जरूरी थी, बिंदिया को बचाना। बैद जी, जल्दी देखिए, मेरी बेटी होश में नहीं है। भोला, अगर तू जरा सी भी देरी कर देता तो बिंदिया को बचाना नामुमकिन हो जाता। भोला की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सिर झुकाकर बिंदिया का छोटा सा हाथ पकड़ता है और धीरे से कहता है, बेटी उठ जा, तेरे बिना ये घर सूना हो जाएगा। वैद्य जी दवाई देते हैं। दोनों रात भर बिंदिया के पास बैठे रहते हैं। फिर बिंदिया ठीक हो गई। समय ऐसे ही बीतता गया। पल के झपकते झपकते 10 साल निकल गए। अब बिंदिया बड़ी हो चुकी थी, चंचल, हंसमुख और समझदार। भोला और सरला की जिंदगी का अब वही केंद्र थी। वो मुस्कुराती तो पूरा घर खिल उठता। बिंदिया घर के बाहर खेल रही है। पास में उसकी सबसे प्यारी सहेली भी है, एक प्यारी बातूनी लड़की चंपा। बिंदिया और चंपा घंटों साथ खेलती, कभी गुड़िया से, कभी रेत से, कभी बस बातें करते हुए। दोनों पेड़ के नीचे बैठी थी। चंपा ने नई गुलाबी फ्रॉक पहन रखी थी। बिंदिया उसकी ओर देख रही थी। चंपा, ये तेरी फ्रॉक कितनी सुंदर है। तुझे किसने दी? मेरे पिताजी ने दी है बिंदिया। दोनों बातें करते करते हंस रही थीं कि तभी 2 छोटे बच्चे उधर से गुजरते हैं। उनकी नजर बिंदिया पर पड़ती है और वे हंसते हुए एक दूसरे से कुछ कहते हैं। सुनो, तुमने बिंदिया के माता पिता को देखा है? माता पिता? अरे वो इसके माता पिता नहीं, उसके दादा दादी लगते हैं। दोनों जोर से हंसते हुए आगे निकल जाते हैं। बिंदिया की हंसी एक पल में थम जाती है। उसके चेहरे पर उदासी उतर आती है। उसके दिल में जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। वो चुपचाप उठी। चंपा ने पुकारा, अरे बिंदिया, क्या हुआ? नाराज हो गई क्या? नहीं, बस घर जाना है। वो धीमे कदमों से चल पड़ी, सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू। वो घर पहुंची और धीरे धीरे अपना दुख भूल गई। घर की गर्माहट ने उसे संभाला। बिंदिया, तेरी सहेली चंपा कैसी है? सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, सब ठीक है। कुछ पल चुप रहने के बाद बिंदिया ने हिम्मत करके कहा, पिताजी, जब आपके पास थोड़ा पैसा होगा तो मुझे भी चंपा जैसा एक फ्रॉक दिला दीजिएगा। भोला के लिए ये पहली छोटी सी फरमाइश बहुत बड़ी थी। उसकी बेटी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था। उसकी आंखों में चमक आ गई। देखो बिंदिया, मैं कल से ही काम पर निकलूंगा। मैं सिर्फ एक गांव नहीं, बहुत सारे गांव जाऊंगा। जब तक मेरे सारे बर्तन ना बिक जाएं, मैं नहीं रुकूंगा। सारे बर्तन बिकते ही मैं घर लौटकर तुझे फ्रॉक लाकर दूंगा। ये सुनकर बिंदिया बहुत खुश हुई। घर में अचानक खुशी का माहौल फैल गया। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें अभी जमीन पर फैली ही थीं। भोला अपनी पुरानी टोकरी में बर्तन सजाते हुए मुस्कुरा रहा था। आज उसकी चाल में एक अलग ही जोश था, क्योंकि आज वो अपनी बेटी बिंदिया की पहली ख्वाहिश पूरी करने जा रहा था। भगवान करे आज भोला के सारे बर्तन बिक जाए। पिताजी, मुझे लाल फ्रॉक चाहिए, चंपा जैसी। भोला मुड़कर पीछे देखता है, मुस्कुराता है और सिर हिलाकर चला जाता है। वो दिन भर गांव-गांव घूमता रहा। धूप में, धूल में, थकान के बावजूद बस एक ही ख्याल था, मेरी बिंदिया की मुस्कान। आज तो सब बिक गए। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से एक जंगली बैल जोर से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है। भोला कुछ समझ पाता उससे पहले ही बैल ने जोर से उसे टक्कर मार दी। झटके से टोकरी उछल जाती है, बर्तन जमीन पर बिखरते हैं।
भोला दूर जा गिरता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। उसके होठों पर बस एक ही शब्द निकलता है, बिंदिया। रास्ते से गुजरते हुए मुखिया जी ये सब देख लेते हैं। वे तुरंत दौड़ते हैं, भोला को उठाते हैं। अरे भोला, हिम्मत रख बेटा, कोई पानी लाओ। वो उसे गोद में उठाकर घर की ओर भागते हैं। सरला दरवाजे पर बेबस बैठी थी। बिंदिया दौड़ती हुई आती है। भोला को इस हालत में देखकर दोनों चीख पड़ती हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया भोला? मुखिया जी वैद्य जी को बुलवाते हैं। वैद्य जी आते हैं, भोला की नाड़ी देखते हैं, सिर हिलाते हैं। उनकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। अभी ये चल फिर नहीं पाएंगे, बाकी सब भगवान की मर्जी है। इतना सुनते ही सरला वहीं जमीन पर गिर पड़ती है। बिंदिया दौड़कर अपने पिता के पास जाती है, उनके हाथ पकड़ लेती है। पिताजी, आप तो बोले थे मेरे लिए लाल फ्रॉक लाओगे ना। देखो ना पिताजी, अभी तो मेरा वादा पूरा होना बाकी है। भोला की आंखों से आंसू गिरता है। वो कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ अपनी बेटी के सिर पर कांपता हुआ हाथ रखता है। उस पल घर की दीवारें भी जैसे रो उठी। हवा थम गई, दिया बुझ गया और भोला की दुनिया हमेशा के लिए अंधेरी हो गई। उस रात भोला और सरला के घर में सन्नाटा पसरा था। भोला दर्द में था और सरला की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। दोनों को एक ही चिंता खाई जा रही थी, अब घर कैसे चलेगा। धीरे धीरे रात गुजर गई और जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आई, सरला ने देखा बिंदिया बिस्तर पर नहीं थी। भोला, बिंदिया कहाँ गई? पता नहीं सरला, इतनी सुबह वो कहाँ जा सकती है। उन्हें क्या पता था कि बिंदिया अब बच्ची नहीं रही, वो अपनी जिम्मेदारी समझ चुकी थी। हर सुबह वो अकेले जंगल चली जाती, वहां से लकड़ियां और कुछ जड़ी बूटियां काट कर लाती ताकि वैद्य जी से दवा बनवा सके, अपने पिता को जल्दी ठीक कराने के लिए। बिंदिया थकी हुई है, हाथों में कांटे लगे हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रही है। उसके मन में बस एक ही बात थी, पिताजी को ठीक करना है। वो अपनी भूख प्यास भूलकर बस उनकी सेवा में लगी रहती। अब उसके छोटे हाथों में गुड़िया नहीं, जिम्मेदारी का बोझ था। उसी जंगल के रास्ते पर उसकी सहेली चंपा आती है। अरे बिंदिया, तू यहाँ? तू तो अब खेलने भी नहीं आती। क्या तुझे मंगल की बातों का बुरा लग गया था? नहीं चंपा, मुझे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर बता ना, क्या बात है? क्यों इतनी उदास रहती है अब? बिंदिया ने सिर झुका लिया, कुछ देर चुप रही, फिर अपनी घर की सारी हालत चंपा को बता दी। पिता का घायल होना, घर की चिंता और उसका हर दिन जंगल जाना। बिंदिया, तू सच में बहुत हिम्मत वाली है। ये ले बिंदिया, तूने कहा था ना तुझे ये फ्रॉक बहुत पसंद है, अब ये तेरी है। बिंदिया की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। बिंदिया ने वो फ्रॉक थाम ली, जैसे किसी ने उसके टूटे दिल पर मरहम रुक दिया हो। वो खुशी खुशी घर लौटी और सरला ने उसे पहली बार कई दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखा। उस दिन बिंदिया छोटी नहीं लगी, वो अपने माँ बाप की आस और ताकत बन चुकी थी। शाम का वक्त था, घर में एक बार फिर सन्नाटा पसरा हुआ था। भोला और सरला चौकी पर बैठे थे, चेहरों पर चिंता की लकीरें, आंखों में बेबसी। एक रात बिंदिया ने अपने माता पिता की बातें सुन ली। धीमी धीमी आवाज में भोला और सरला घर के कोने में बैठे बात कर रहे थे। सरला, अब जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी
वो भी खत्म हो गई। बर्तन भी अब नहीं बिकते। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। भगवान ही कुछ करेगा भोला, बस किसी तरह ये दिन निकल जाए। ये सुनकर बिंदिया का दिल कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रही, पर नींद कहाँ। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, अब माँ बाप को और दुखी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह जब भोला और सरला अपने काम में लगे थे, बिंदिया धीरे से टोकरी उठाती है और घर से निकल जाती है, बिना कुछ बताए, बिना आवाज किए। वो सीधी जंगल की ओर चली गई, जहाँ पेड़ों की छांव थी और हवा में मिट्टी की खुशबू। उसने लकड़ियां काटनी शुरू की। छोटे छोटे हाथों में छाले पड़ गए, पसीना आंखों में उतर आया, पर वो रुकी नहीं। शाम तक उसने लकड़ियां बांधी और सिर पर रखकर बाजार की ओर चल पड़ी। वो बाजार में एक दुकान के पास जाकर लकड़ियां बेचने लगी। दुकानदार ने मुस्कुरा कर कहा, बिटिया, जरा मेरी दुकान देख लेना, मैं अभी आता हूँ। बिंदिया चुपचाप सिर हिला देती है। दुकानदार चला जाता है। उसी वक्त एक औरत वहाँ आती है, हाथ में एक थैली और चेहरे पर हल्की मुस्कान। बेटी, मुझे ये लोहे का बर्तन दे दो, इसके बदले ये लो 6 सोने की मुद्राएं। बिंदिया ने बर्तन दे दिया। औरत चली गई, लेकिन जैसे ही उसने थैली उठाई, उसमें 6 नहीं 7 सोने की मुद्राएं थीं। माई, ठहरो जरा, ठहरो। वो भागते हुए उस औरत तक पहुंचती है। सांसें फूल रही हैं, पर आवाज सच्ची है। माई, आपने गलती से एक मुद्रा ज्यादा दे दी थी, ये लीजिए, वापस ले लीजिए। औरत ने उसे देखा, पहले हैरान हुई, फिर मुस्कुराई। उसकी आंखों में ममता भर आई। बेटी, तेरा दिल बहुत सच्चा है। आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी कहाँ मिलती है। ये एक मुद्रा इनाम के तौर पर रख ले। नहीं माई, ये आपका है, मुझे नहीं चाहिए। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिंदिया के सिर पर हाथ रखा और चली गई। थोड़ी देर बाद दुकानदार लौट आया। अरे बिटिया, तू तो सच्ची निकली। तेरी जैसी लड़की तो भगवान का आशीर्वाद होती है। बिंदिया बस मुस्कुरा दी, बिना कुछ कहे। पैसों की कमी थी, मुश्किलें थीं, पर बिंदिया ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। वो रोज लकड़ियां बेचने आती, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी लालच के, और ऐसे ही 10 दिन बीत गए। दोपहर का वक्त था। भोला खाट पर लेटा हुआ था, शरीर अब भी कमजोर, मगर चेहरे पर अपनी बेटी के लिए चिंता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे बहन जी, आइए आइए, सब ठीक तो है? कहीं हमारी बिटिया ने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं भोला जी, गलती नहीं, बस थोड़ी चिंता है। आपकी बिंदिया कई दिनों से हमारी चंपा के साथ खेलने नहीं आती। ये तो रोज उसके इंतजार में रहती है, पर वो तो अब न खेलने आती है न मिलने। क्या? बिंदिया तो रोज खेलने के लिए ही निकलती है, फिर जाती कहाँ है वो? हे भगवान, अभी लड़की आखिर करती क्या है बाहर? इतने में दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। बिंदिया आ रही थी, थकी हुई, माथे पर पसीना, सर पर लकड़ी और हाथ में मिट्टी का बर्तन। बिंदिया, ये तेरे हाथ में क्या है? तू ये लकड़ियाँ कहाँ से लाई? बिंदिया चुप है, उसकी आंखें नीचे झुकी हैं। कुछ देर सन्नाटा छाया रहता है, फिर भोला की आवाज कांपने लगती है। बोल बेटी, कहाँ जाती है रोज? क्या तूने मुझसे कुछ छुपाया है? पिताजी, अगर मैं खेलती रहूंगी तो आपकी दवाइयाँ कैसे आएंगी? मैं रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ लाती हूँ, फिर उन्हें बाजार में बेचती हूँ। कभी कभी मिट्टी के बर्तन भी बेच देती हूँ। मैंने कुछ पैसे जोड़े हैं,
ताकि आपके इलाज का इंतजाम कर सकूं पिताजी। बोलते बोलते उसकी आवाज टूट गई। भोला के हाथ कांपने लगे। वो खाट से उठने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर जवाब दे देता है। बेटी, तूने तो वो कर दिखाया जो बड़े लोग भी नहीं कर पाते। भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया था, पर तेरे रूप में एक सबसे बड़ा वरदान दे दिया। उस पल घर में कोई आवाज नहीं थी, बस 3 दिल धड़क रहे थे। एक पिता का जिसे अपनी बेटी पर गर्व था, एक माँ का जो अपनी बच्ची को गले लगाकर रो रही थी, और एक छोटी सी बिंदिया का जिसने बचपन में ही त्याग और प्रेम का असली अर्थ समझ लिया था। अगली सुबह बिंदिया हमेशा की तरह जंगल जाने को तैयार हो रही थी, पर इस बार अकेली नहीं थी। उसकी सहेली चंपा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। बिंदिया, आज मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तू रोज इतनी मेहनत करती है, अकेले जंगल जाती है। आज मैं भी तेरी मदद करूंगी। बिंदिया ने पहले मना किया, पर चंपा की जिद के आगे हार गई। दोनों जंगल की ओर निकल पड़ी। छोटे कदम, बड़ी हिम्मत। उसी समय पास के रास्ते से मंगल गुजर रहा था, गांव का सबसे अमीर घराने का बेटा। बाप की मौत को 2 साल हो चुके थे। अब उसके घर में सिर्फ वो और उसकी माँ रहते थे। अरे वाह, अब हमारे गांव की लड़कियां जंगल में काम करेंगी। ये तो नई बात है। बिंदिया सिर झुका लेती है, कुछ नहीं बोलती, पर चंपा की आंखों में गुस्सा भर जाता है। मंगल, पहले जानने की कोशिश कर, फिर हंसना। ये बिंदिया अपने बीमार पिता और माँ के लिए काम करती है। उनके इलाज के लिए लकड़ियाँ बेचती है। तेरे जैसे लोग क्या समझेंगे मेहनत की कीमत। मंगल के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसने पहली बार उन दोनों को ध्यान से देखा। धूप में तपे चेहरों पर मासूमियत, थके हाथों में सच्चाई। मुझे माफ कर दो, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर तीनों साथ मिलकर लकड़ियां काटने लगते हैं। मंगल अपनी ताकत से लकड़ियां उठाता है, चंपा और बिंदिया बांधती हैं। तीनों मिलकर हंसते, काम करते और बाजार तक जाकर लकड़ियां बेच देते हैं। मंगल उस रात देर से घर पहुंचा। उसकी माँ, जो बरामदे में बैठी इंतजार कर रही थी, गुस्से में पूछती है, कहाँ था तू इतने देर तक? दिन ढल गया, खाना ठंडा हो गया। माँ, आज मैं एक लड़की की मदद कर रहा था। वो जंगल में लकड़ियाँ काटती है अपने बीमार माता पिता के इलाज के लिए। और माँ, उसके गले में भी वही माला है जो आपके गले में है। मंगल की माँ के हाथ कांप उठे, चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के सामने अतीत घूम गया। वो रात जब उसके पति ने जिद की थी कि घर में बेटी नहीं रहेगी। हे भगवान, क्या ये वही बच्ची है? वो समझ गई, वो वही बच्ची थी जिसे उसने वर्षों पहले अपने ही हाथों से जंगल में छोड़ दिया था, अपने पति जमींदार के डर से। अब उसका दिल चीर गया था। मेरी ही बेटी, वो आज इतनी गरीबी में जी रही है, जिसके पास सोने की माला तो है पर रोटी नहीं। वो बिना कुछ सोचे बिंदिया के घर पहुंची। बहन, ये बच्ची, ये बिंदिया दरअसल मेरी बेटी है। सालों पहले मेरे पति के डर से मैंने ही इसे जंगल छोड़ दिया था। भोला और सरला सुनते ही सन्न रह गए। अब आकर माँ बन रही है आप। जब ये रोती थी तब कहाँ थी आप? हमने इसे भूख में, बुखार में, आंसुओं में पाला है, और आज जब ये हमारे जीवन की रोशनी बन गई है, तब आप इसे लेने आई हैं। मंगल की माँ रो पड़ी, पर सरला ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। उस पल हवा भी भारी हो गई। एक माँ की ममता और एक माँ का दर्द, दोनों एक ही घर की दीवारों के बीच टकरा गए थे। भोला की सांसें भी हर पल धीमी पड़ती जा रही थी। बिंदिया, कुछ कर बिटिया, कुछ कर। वैद्य जी को बुला,
शायद अभी भी भगवान रहम कर दे। बिंदिया बिना कुछ बोले बाहर भागी, आंखों में आंसू, पैरों में कांटे चुभते हुए। लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं था। वो बस एक ही नाम पुकारती दौड़ रही थी। वैद्य जी, वैद्य जी, मेरे पिताजी को फिर देख लीजिए ना। आप तो कहते थे कि दवा असर कर रही है, फिर भी अब ये ऐसे क्यों है? वैद्य जी बाहर आए। चेहरे पर थकान और गंभीरता दोनों थी। चलो, मुझे देखने दो, शायद अब भी कुछ किया जा सके। बोलिए ना वैद्य जी, क्या हुआ भोला को? वैद्य जी ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से सिर हिलाया। अब ये चल फिर नहीं सकते। इनके शरीर का निचला हिस्सा जवाब दे चुका है। भगवान की मर्जी के आगे हम सब बेबस हैं। उस एक वाक्य ने घर की नींव हिला दी। सरला वहीं जमीन पर गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। बिंदिया चीख पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता वैद्य जी। मेरे पिताजी उठेंगे। वो मुझसे वादा किए थे। वो मेरे लिए लाल फ्रॉक लाने वाले थे। भोला की आंखें धीरे धीरे खुली। वो बम मुश्किल मुस्कुराने की कोशिश करता है। उसके सूखे होंठ कांपते हैं। बिंदिया, रो मत बिटिया, तेरी मुस्कान ही मेरी जिंदगी है। बस यही संभाल कर रखना हमेशा। उस रात कोई नहीं सोया। सरला दिए के पास बैठी थी। उसका चेहरा पत्थर बन चुका था और बिंदिया अपने पिता के सिरहाने बैठी थी, एक एक सांस गिनती हुई। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। घर में सन्नाटा था। भोला और सरला सारी रात नहीं सोए थे। दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। फिर भोला ने धीरे से कहा, सरला, अब वक्त आ गया है। हम बिंदिया को उसके असली माँ बाप के पास भेज दें। हमने अपना फर्ज निभा दिया। अब बिंदिया को उसका हक मिलना ही चाहिए। पर भोला, वो तो हमारी जान है। वो जाएगी तो हम कैसे जिएंगे? हमारे जाने से पहले अगर वो अपने असली घर पहुंच जाए तो शायद भगवान हमें माफ कर दे। सरला की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर हिला दिया। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा थैला बांधा। उसमें कुछ कपड़े रखे और एक खत भी लिखा। बिंदिया अब तुम्हारे पास रहेगी। वो तुम्हारी बेटी है। हमने उसे बड़े नाजों से पाला है। भगवान करे उसे कभी कोई कमी ना हो। भोला ने वो खत बिंदिया के थैले में रख दिया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, बिटिया, ये सामान लेकर जा। गांव के उस बड़े मकान में पहुंचा देना जहां जमींदार का घर है। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाती हूँ। बिंदिया चल पड़ी, सिर पर थैला, दिल में सुकून कि वो कुछ अच्छा काम कर रही है। पर उसे क्या पता था कि आज की यात्रा उसकी जिंदगी बदल देगी। वो हवेली में दाखिल हुई। दरवाजे पर मंगल खड़ा था। उसे देखकर चौंक गया। अरे बिंदिया, तू यहाँ? इतने में अंदर से मंगल की माँ निकलती हैं। बिंदिया को देखते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बिंदिया, तू ही है ना, वही छोटी बच्ची जिसे मैंने पाप से जंगल में छोड़ दिया था? क्या आपने मुझे जंगल में छोड़ दिया था? हाँ बिटिया, तेरे पिता जमींदार थे। उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। मैंने डर के मारे तुझे वहीं छोड़ दिया। भोला और सरला ने तुझे पाला, तेरी माँ की तरह, तेरे पिता की तरह। आज मैं चाहती हूँ कि तू मेरे पास ही रहे। बिंदिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। अब आप माँ बनने आई हैं? जब मैं रोती थी तब आप कहाँ थी? मेरे माँ बाप वो हैं जिन्होंने मुझे भूख में भी खाना दिया और दर्द में भी सहारा। आपने जन्म दिया होगा, पर जीना तो उन्होंने सिखाया है। इतना कहकर वो पलटी और तेजी से हवेली से बाहर निकल गई। मंगल की माँ पीछे पुकारती रही, पर बिंदिया नहीं रुकी। वो घर पहुंची
दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सन्नाटा। भोला और सरला वहां नहीं थे। उनका बिस्तर खाली था, दिया बुझ चुका था। माँ, पिताजी, कहाँ गए आप लोग? माँ, पिताजी, वापस आ जाओ ना। वो गांव-गांव, रास्ते-रास्ते ढूंढती रही, आवाज लगाती रही, लेकिन जवाब सिर्फ हवा देती रही। अंत में थक कर वो मुखिया जी के घर पहुंचती है। मुखिया जी, कृपया करके मेरे माँ बाप को ढूंढ दीजिए। मैं उनसे मिले बिना नहीं रह सकती। मुखिया जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बिंदिया के सिर पर हाथ रखा और बोले, तेरे माँ बाप गांव छोड़ के जा चुके हैं, पर मैं वादा करता हूँ तुझे उनसे मिलवाऊंगा। और मुखिया जी उसे लेकर दूर पहाड़ी के उस पार वाले गांव पहुँचे, जहाँ भोला और सरला ने नया ठिकाना बनाया था। माँ, पिताजी, मुझे छोड़कर क्यों गए? क्या मैं आपकी नहीं हूँ? बिटिया, हमने तो सोचा तेरी भलाई इसी में है, पर हमने भूल की। तू हमारी सांस है, तेरे बिना तो हम ही अधूरे हैं। सरला ने उसे गले लगा लिया। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। अब यही सही है, जिसने जन्म दिया वो माँ हो सकती है, पर जिसने पाला वही सच्चे माता पिता होते हैं। और उस दिन से बिंदिया अपने असली घर लौट आई। वो अब भी भोला और सरला की बेटी थी, क्योंकि रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। जब ये बात महाराज तक पहुंची तो वे भावुक हो उठे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, भोला, सरला और बिंदिया की देखभाल अब राजकोष से की जाएगी। और फिर वो तीनों सुकून और खुशी से भर गए। गरीबी की जगह अब उनके घर में प्रेम, शांति और हंसी बस गई।